रब ज़िदनी इल्मन। तमाम नाज़रीन कराम को पाकिस्तान ओवरसीज़ राइट्स के प्लेटफॉर्म से हफीज़ चौधरी का सलाम, खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम हमारा जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिस्टम है उसी का तनाजुल में है। और जैसा कि आप नाज़रीन ने हमारे पहले वाले प्रोग्राम्स को फॉलो किया होगा, हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहता है। आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो सवालात भी आप हमें ज़रूर कीजिए। आज हमने इसीलिए तारिक मोहम्मद तारिक साहब को नॉर्वे से दोबारा ज़हमत दी है और उन्हें आज दोबारा मदऊ किया है आज के प्रोग्राम में। वो हमें जो तशनगी रह गई थी, कुछ चीज़ें रह गई थी, जो उन्होंने अपनी एक हमारे यूरोप में हम तमाम पीटीआई के वर्कर्स को गाहे बगाहे अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, और जो उन्होंने एक फार्मूला बनाया है कि हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन यूरोप के अंदर कम अज कम वो इस तरह हो और उसका स्ट्रक्चर इस तरह का हो। तो मैं बगैर कोई वक्त ज़ाया किए डायरेक्ट मोहम्मद तारिक साहब के पास जाऊंगा नॉर्वे, और उनसे कहूंगा कि प्लीज़ वो हमें अपनी प्रेजेंटेशन दें। और जो हमारी जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, चाहे ऑल ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, अमेरिका, कनाडा हो, उनको इस चीज़ से कुछ हासिल हो और बेहतरी की तरफ हमारा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो खामियां रह चुकी हैं, जो हमने बाई लॉज में भी ये तजावीज़ पार्टी लीडरशिप तक पहुंचा दी थी, तारिक साहब ने पर्सनली खुद भी पहुंचा दी थी। तो तारिक साहब प्लीज़ आप हमें आगाह कीजिए और हमारी रहनुमाई कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत हफीज चौधरी साहब। आज फिर हम उसी पिछले प्रोग्राम की जो है अगली किस्त पर जाएंगे। तो जो इमरान खान साहब कहते होते हैं ना, जो स्कैंडिनेवियन मॉडल, उसकी हम आज थोड़ी सी झलक आपको बताएंगे कि स्कैंडिनेवियन मॉडल या जो स्कैंडिनेवियन निज़ाम हुकूमत है या पार्टियों का निज़ाम है, वो कहाँ से शुरू होता है और किस तरह बनाया गया है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। ये 7-8 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद आप जो सवाल करते हैं वो कर लेना। तो मैं सीधा अपनी प्रेजेंटेशन पर जाता हूँ। हाँ जी, जैसे ये पिछले प्रोग्राम की कड़ी थी, जैसे हम बार बार कहते हैं कि हमेशा पार्टियों में मेंबर की जो है ना पावर होती है, लीडर के ऑर्डर्स नहीं होते। क्योंकि अगर लीडर्स के ऑर्डर्स होंगे तो फिर तो वो मकसद ही फौत हो जाएगा जमहूरियत का। उसके बाद जैसे पिछली दफा कहा था कि हमारा मेन मकसद है कि एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो, एक जमहूरी इंतजामी ढांचा जो हो, मेम्बरान बाख्तियार हो, मेम्बरान को हक मलकियत मिले, और एक ना इज्तिमाई दानिश के फैसले हो ना, और इंसाफ का निज़ाम हो। और जो पार्टियों के अंदर, जब पार्टी हमारी अपनी पार्टी के अंदर जो अनडेमोक्रेटिक या नाइंसाफी पर मबनी तैनातियां होती हैं, उनको किस तरह रोका जाए ना। तो वो ये जो मॉडल हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खुद ऐसी चीज़ों को रोक देगा ना। तो जैसे पिछली दफ़ा कहा था कि जमहूरियत का मतलब यही है कि ज़्यादा लोगों के फैसले वो काउंट होंगे, मेजॉरिटी रूल जो है। तो बुनियादी जो है वो, जैसे पिछली दफ़ा कहा था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि ये आपको किसी भी जो है आम वर्कर जो है, जो आम कारकुन है, उसको ये दो जो चीज़ें ना हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए, तब भी आपको चीज़ों की समझ आएगी ना, कि बराह रास्त जमहूरियत और दूसरे नंबर पर है नुमाइंदा जमहूरियत। पिछली दफ़ा हमने ज़्यादा बात की थी नुमाइंदा जमहूरियत पर, क्योंकि वो इसलिए की थी कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी निज़ाम में उन्होंने पैनल सिस्टम बनाया हुआ है। पैनल में जब आएगा, इसका मतलब है कि आपने अपने नुमाइंदे चुनने हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम बात करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। असल जो स्कैंडिनेवियन मॉडल है, ये है बेसिक थ्योरी ना। इस तीन चीजों ने ना पूरे स्कैंडिनेविया, जो इसको बल्कि आप उसको नॉर्डिक मॉडल भी कहते हैं, इसने यानी कि फलाही रियासत की ना बुनियाद रखी है, जिसमें हर इंसान को हर किस्म की बुनियादी जरूरियात जो है, जिंदगी की बुनियादी जरूरियात जो है हासिल है। यानी कि उसमें तीन पिलर है, एक स्टेट है। तारिक साहब, ये वो जमहूरियत है, ये वो मॉडल है जिसका खान साहब अक्सर अपनी तकारीर में जिक्र करते हैं। बिल्कुल, अक्सर जिनका वो तकारीर में जिक्र करते हैं, लेकिन ज़ाहिर वो खान साहब तो एक ओवरव्यू देते हैं ना,
जी देखो असल चीज है कि ये शुरू कहाँ से हुआ और ये किस तरह बनाया गया ना, और उसमें मैन प्लेयर कौन है। उन्होंने उठाया है कि एक ज़ाहिर इज्तिमाई निज़ाम को चलाने के लिए एक स्टेट चाहिए, एक गवर्नमेंट चाहिए, और स्टेट को कौन चलाएगा। उसमें वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, एक मुंतखब जो हुकूमत होगी। लेकिन जो मॉडल वो करते हैं वो एक आजर को लेकर चलते हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट को, सरमादारों को और मजदूरों को, यानी कि आजर और मजदूर, वो मैन जो है ना, उन्होंने जो इस चीज की बुनियाद रखी है। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो वेजेस होती हैं या जो तनख्वाहें होती हैं, वो कौन फैसला करता है किसी भी मुल्क में, वो किसने डिसाइड करनी होती है। अगर मुझे आप थोड़ा सा जवाब दे दें, आपके ख्याल में क्या कौन करता है। हमारे यहाँ यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया में है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो यही है कि हमारे यहाँ पे एक वर्कर के लिए एक तंजीम है, जिसे हम आर्बिट कामर कहते हैं, और एक विरशाफ्ट कामर है जो जो बिजनेसमैन है उनके लिए, जिसे हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। ये आपस में मिल बैठकर डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, देखा ना, यानी कि बुनियाद वो है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। कहने का मतलब आजर और मजदूर ने, आजर यूनियन और मजदूर यूनियन ने बैठ के आपस में मुज़ाकरात के बाद एक फैसला करना होता है कि किसी भी मुल्क या माशरे में तनख्वाह कितनी होगी और किस तरह जो है ना उसकी तरतीब दिया जाएगा। ठीक है, उसमें फिर काफी फैक्टर्स होती है, वो किसी और सेमिनार में हम बता देंगे कि उसमें क्या क्या चीजें प्ले जो है ना रोल, उनका किन किन फैक्टर ने जो है वो ज्यादा रोल प्ले करना होता है। लेकिन बेसिक ये जो ट्राइका है, स्टेट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, इसी थ्योरी को फिर आगे लेकर चलते हैं। ये है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी ना, कि उसमें एक जगह होते हैं आपके पार्टी मेंबर्स और वोटर। ठीक है, जी उन्होंने डिसाइड करना होता है जो किसी भी पार्टी की, जिसे कहते हैं कोर कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जैसे नहीं सीईसी लिखा हुआ, जी या उन्होंने ही नेशनल असेंबली जो है बनानी है, यानी कि वो मुंतखब करनी है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये नहीं नजर आ रहा कि किसी भी पार्टी मेंबर या वोटर ने वजीर आजम को का इंतखाब किया है। ठीक है, उसने पहले नेशनल असेंबली के मेंबर का इंतखाब करता है। ठीक है ना, जहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम है। सदारती निज़ाम में थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, लेकिन सदारती निज़ाम में भी कांग्रेस होती है, यानी कि शूरा होती है जो चुनी जाती है। ठीक है, तो इसलिए पार्टियों में भी नीचे से बंदे ऊपर जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड पर, यह है सारा मॉडल कि आप अपने कैंडिडेट चुनने और कैंडिडेट ने आगे जाना है, यानी कि ये इसको आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से सारा खेल शुरू होता है कि एक निचली सतह से कैसे ना मॉडल को उठाते हैं कि एक यूनियन काउंसिल में, पाकिस्तान हो, स्कैंडिनेविया हो, जर्मनी हो, तकरीबन एक यूनियन काउंसिल में 10 या 15,000 की आबादी होती है ना। ठीक है, जी 15,000 पर अगर हम अज्यूम करते हैं, फर्ज करते हैं कि 15,000 की आबादी है, उसमें 10,000 वोटर है। ठीक है, और 10,000 में से अगर पीटीआई वहां पर है एक यूनियन कौंसिल में, तो उसके मैक्सिमम 5,000 वोट कर रहे हैं, 3,500 वोट कर रहे हैं, ये वोटर है। ठीक है ना, जी उसके बाद वोटर जो होता है, याद रखें वो जर्नल है, उसको इंट्रा पार्टी निजाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने सिर्फ जिस दिन वोट होना है, उसने उस दिन आकर वोट डाल कर चले जाना है। ठीक है, जी उसके बाद ये मतलब जरा हर लोग सियासत में दिलचस्पी तो नहीं लेता ना हर बंदा। जी जी इसी तरह उसके बाद फिर एक आते हैं सपोर्टर, वो मैक्सिमम 10 या 15% होते हैं लोग ना, जी जिन्होंने इलेक्शन के दिनों में पार्टी को फाइनेंस करना होता है, जलसों का इंतजाम करना होता है, पैसे पूसे दे दिए, आके जलसे में तकारीर सुन ली। ठीक है, वो भी इतने दिलचस्पी नहीं लेते इंटर पार्टी निजाम, लेकिन वो नजरिए को दे रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने वोट डालना होता है। उसके बाद आ जाता है मेंबर, जिसने कैरियर सियासत करनी होती है, जिसने मतलब सियासत को इबादत समझता है, जिसने आगे जाके एक ना पार्लिमान का मेंबर बनना है या वजीर आजम बनना है
या खिदमत करनी है, यानी कि उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, वो मेंबर होगा, और वो मेंबर जो है वो पेड मेंबर बनता है। ठीक है, अब आप खुद अंदाजा लगाएं, 3500 अगर वोटर है, 350 सपोर्टर हो गया, तो आपके मैक्सिमम किसी भी यूनियन काउंसिल में 250 या 300 से मेंबर नहीं हो सकते। इसी तरह किसी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा क्योंकि जेन में सवाल आया था, तो मैंने सोचा क्योंकि इससे रिलेटेड है तो भी पूछ लूं। जो पाकिस्तान में, जैसे हमारे यहाँ यूरोप में हम पेड मेंबर होते हैं, क्या पाकिस्तान में भी यही कॉन्सेप्ट है? वहां पे भी पीटीए के जो जो आप मेंबर्स यहाँ पे जिनका जिक्र कर रहे हैं वो पेड मेंबर हैं, कि बस वो भी बस सिर्फ कागजों में पेड मेंबर है? पाकिस्तान में नहीं है पेड मेंबर ना, यही तो मसला है ना, क्योंकि जब पाकिस्तान में पेड मेंबर नहीं है तो फिर जो कैपिटलिस्ट है, जो सरमायादार है, वही आगे आएगा, क्योंकि उसने ही पार्टी को पैसे देने हैं, फिर उसने टिकट लेना है, इसलिए वो वहां पर टिकट बिकते हैं। जो होता है ना असेंबली का टिकट, इसलिए जी जी। बिकता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। इमरान खान साहब की ये बहुत अच्छी सोच थी कि इस कल्चर को ना प्रमोट किया जाए कि मेंबर जो है ना वो ऑनर हो ना, वो ज़ाहिर है वो जब किसी ने मेंबर बनना है, पैसे देने, इन्वेस्ट करना है, तो वो किसी को ऑनर होगा। लेकिन वो पाकिस्तान में, क्योंकि अभी कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि ये ऐसी चीज़ें फंक्शन नहीं कर सकती, लेकिन मेरे ख्याल में फंक्शन कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ट्राई नहीं किया। बहरहाल आपने पेड मेंबर बन गए, अब 250 जो बंदे हैं उन्होंने एक जनरल असेंबली बनानी है, वो है मेन मकसद ना, मतलब टोटल वोट सपोर्टर और मेंबर, पेड मेंबर ने आना है वहां पर, क्योंकि वो जो है वो एक्टिव वर्कर है, वो सरगर्म कारकुन है। उसने फिर जो है ना करनी है मेंबर्स की जनरल असेंबली। ठीक है, मेंबर की जो जनरल असेंबली है वो 250 आएंगे, चलो 250 नहीं तो 200 आ जाएंगे। तो वो एक हाईएस्ट ऑर्गान होता है किसी भी पार्टी का, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में हर सतह पर। तो उसमें जो पेड मेंबर होता है उसको राइट होता है स्पीच, मतलब अपनी बात कहने का, वोट डालने का, और किसी भी जगह की पोजीशन पर इलेक्शन लड़ने का। ठीक है, और उसमें जो जनरल असेंबली का और जो चीजें होती हैं उसमें ज़्यादा, जैसे पिछली दफा कहा था कि एनुअल बजट होता है, एनुअल प्रोग्राम होता है, और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, और मिसाल के तौर पर मेंबर फीस कितनी रखनी है, ये उस जनरल असेंबली में फैसला होता है। उसके बाद वहां पर इलेक्शन होते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के। अब जाहिर है 250 बंदों ने नहीं ना, साल का या 2 साल की जो पीरियड होगा काम चलाना, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाएगी जिन्होंने रोजमर्रा के काम चलाने। ठीक है ना, जी जनरल असेंबली होगी, उसको वो एग्जीक्यूटिव बॉडी जवाबदेह होगी। आप देख रहे हैं नीचे कि वो जो जब इलेक्शन हो जाएगा वहां पर इलेक्शन कमीशन भी बनाया जाएगा, क्योंकि उस इलेक्शन कमीशन ने वहां पर एग्जीक्यूटिव बॉडी के इलेक्शन कराने, वहां पर ये स्क्वाड बनेगी। और जो अहम चीज है, इंट्रा पार्टी का जो मेन मकसद होता है, सिर्फ दो मकसद होते थे। एक होता है कि आपने जो अपने जब पार्लियामान या जनरल इलेक्शन होंगे, जनरल मेंबरान की जनरल असेंबली में पार्टी के उम्मीदवार के टिकट का फैसला करना, और उसके यानी बाद कि आसान लफ्जों में अगर मेरे जैसा एक आम इंसान जिसको इतना ज्यादा इल्म नहीं है सियासत का, वो आपकी बात से ये अखज करेगा कि आप तमाम पावर्स लेकर लीडरशिप से वर्कर्स के हाथ में दे रहे हैं, जिस तरह ये आप बता रहे हैं कि इलेक्शन एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्कैट, डेलीगेट, जो डेलीगेट्स वगैरह, ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम बता रहे हैं, तो यानी कि सारा कुछ तो फिर वर्कर ही डिसाइड करेगा। ये आप पाकिस्तान वाले आपसे नाराज नहीं हो जाएंगे ये सुन के? असल में वही तो है ना, क्योंकि इसलिए पाकिस्तान में चेंज नहीं आ रही ना, क्योंकि इसलिए वो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट। मैं उसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं इस्तेमाल करता, मैं कहता हूँ स्टेटस को। स्टेटस को का होता है ये है कि जो चीजें गिवन सिचुएशन में है वो उसी तरह रहे। इस स्टेटस को यही निज़ाम तोड़ेगा, क्योंकि जब फैसला साजी का अख्तियार जो है आम मेंबर के पास आएगा, तो यहाँ से तब्दीली आएगी, यहाँ से फिर इनोवेशन होगी, यहाँ से क्योंकि नई वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे दूसरे वाले, क्योंकि जब सबकी अहमियत हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मतलब आप बंदे कहते हैं अगर आप जनरल असेंबली में जितने से बड़ा सियासतदान ले आए, वो कम अज कम एक नहीं तो 2 दफा जीतेगा, अगली दफा वो नहीं आगे जा सकेगा जब तक वो इंतहाई दर्जे का मुखलस नहीं होगा, जो अपनी जॉब परफॉर्म नहीं करेगा। अब तो पता है परफॉर्म भी नहीं करते तो वो दोबारा टिकट ले जाते हैं।
वजह क्या है कि उसमें नीचे पूछने वाला कोई नहीं, तो यहाँ पर वो अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पर एहतसाब है, नेशनल निज़ाम है। अच्छा, ये हो गया एग्जीक्यूटिव बॉडी के बाद। उसके बाद उन्होंने चुनने हैं डेलीगेट्स। नॉर्मल होता है कि आपने नुमाइंदा चुनना है पार्लियामान का, और पार्टियों में होते हैं कि डेलीगेट्स, यानी कि यूनियन काउंसिल में आपके 250 हैं। अब एक जिले में आपके 20 या तहसील में, चलो जिला का हम करते हैं, 30 यूनियन काउंसिल होंगी। तो 30 में से अगर आपने फैसला कर लिया कि जिले में हमने 150 को जनरल असेंबली बुलानी है, फिर हर यूनियन काउंसिल से 5 बंदों ने आगे जाना है, ठीक है। उन 5 जो बंदों का ना, वो नेक्स्ट स्टेज के यहाँ पर फैसला होगा। आपका दिल कर रहा है जाने का, मेरा दिल, फिर वहां पर वोटिंग होगी, ठीक है। जाहिर है, फिर जो बंदा, सबको पता होता है, जो 250 बंदा बैठा होता है ना, उसको पता होता है ये बंदा, इसमें टैलेंट है, ये टाइम दे रहा है, ये लोगों को साथ लेकर चलता है, वो अगली सतह के लिए निकल जाएगा। और मजे की बात इस जगह, इसका मतलब ये नहीं है कि उन 5 को टिकट मिलेगा। टिकट का एक अलग प्रोसीजर होगा। उसके बाद जब जनरल इलेक्शन का टाइम आएगा, तो वहां पर आपने फिर एप्लीकेशन भेजनी है जनरल असेंबली में कि मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। फिर वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये फैसला होगा कि आपको, जो तीनों कैंडिडेट खड़े हैं, किसको ज्यादा वोट मिलेंगे, ताकि उस इलाके का उसको टिकट मिल जाए, ठीक है। तो मलिक मुदस्सिर साहब, आपको नहीं लग रहा कि ये तारिक भाई का जो ये फार्मूला है, यानी कि इनका नहीं है, इनके जो स्कैंडिनेवियन फार्मूला है जिसका खान साहब जिक्र भी करते हैं, वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की लीडरशिप और तमाम पार्टीज, नॉट ओनली पीटीआई, तमाम दूसरी पार्टीज भी वो अपनी पार्टी के अंदर ये नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में, जैसे अभी इन्होंने तारिक साहब ने बताया, मुझे तो उसमें से सिर्फ यही लगा है कि जी वोटर और मेंबर्स की कोई एक किस्म की वैल्यू नहीं है। जो सपोर्टर है, क्योंकि वो सपोर्टर पैसे वाला है, वही सारा निजाम अपने हाथ में ले लेता। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए अवीज भाई, मैं एक्चुअली इंतजार कर रहा था कि तारक भाई चले अपनी वो प्रेजेंटेशन खत्म कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हैं या अपने ओपिनियंस हैं। बेसिकली मैं इनकी इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख के तो यही कहूंगा कि ये, इसको मैं जानता हूँ, ये जर्मनी में भी तकरीबन सिमिलर है, आपके स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रिया में भी सिमिलर चीजें हैं। ये एक्चुअली हमारे तारक भाई कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पाकिस्तान की पार्टीज में जो मेंबर्स या सपोर्टर्स होते हैं, जियाले या वट एवर, शेर वेर, जो भी लोग हम उनको कहते हैं, ये उनको कहना चाहते हैं, यार तुम लोग गुलाम नहीं हो, तुम लोग मेन हिस्सा हो, असल पावर तुम लोगों से उठती है, ठीक है। अपनी अपनी अहमियत को पहचानो और सीधे रास्ते पे आओ। मगर मैं कोई सख्त अल्फाज नहीं यूज करना चाह रहा। मेरे ख्याल से ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन और इंटर पार्टी स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है ना, जिसके बारे में खान साहब ने बहुत मतलब जिक्र किया हुआ है, ये हमारी पार्टी के लिए फिलहाल है। इसको अगर हम यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में, यानी आउट ऑफ द कंट्री कहीं पर भी अगर एक मतलब एज अ पायलट प्रोजेक्ट ही सही, अगर कहीं पर इसको अप्लाई करने में कामयाब होते हैं, तो वहां से हमें रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को, हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में है, फॉर ईस्ट एशिया में है, अमेरिका, कनाडा, यूके, आप यूके के लोगों को ये समझा देना, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप उनको ये समझा देना अगर यानी कि आप चाह रहे हैं कि कम से कम ये वाला जो फार्मूला है, कम से कम हम अपने जो ओआईसी चैप्टर्स हैं उनमें अगर इंप्लीमेंट करवा लिया तो हमारा काम हो गया। हफीज भाई आप ये देखिए, यूके में हमारी जो पब्लिक है पाकिस्तानी, या खासतौर पे जो पाकिस्तान से रिलेटिव हैं, वो 30, 40, 50 साल से रह रहे हैं, ठीक है, उनकी थर्ड जनरेशन भी वहां पर है। मैं फिर भी कहूंगा कि आपके लिए इतना आसान नहीं है कि आप इस स्ट्रक्चर को, जो यूरोप में 40 सालों से हम देख रहे हैं, और ये हर जगह पर यही स्ट्रक्चर है, तकरीबन मिलता जुलता है, जो बिल्कुल एक जमहूरी स्ट्रक्चर है। आप अपने बंदों को यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है, लोगों को, उनको ये समझाने में अगर कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो मैं इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझूंगा। क्योंकि अगर हम बाहर से स्टार्ट हो जाएंगे ना इसके ऊपर अमल करना, तो हम अपनी ओआईसी को भी इसके ऊपर रजामंद कर लेंगे कि प्लीज हमारे साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलें। वो लोग समझ ही नहीं पाते इन चीजों को। पाकिस्तान में जो सिस्टम है, वो वहां पर शख्सियत परस्ती है। वहां पर आप लीडर बना देते हो किसी एक को, उसको आप होली कॉज बना देते हो, बस उसके पीछे चल पड़ती हो, वो मर भी जाए तो उसको जिंदा रखती हो 50-50 साल, 100-100 साल। दूसरे जरूर तारिक भाई, आगे जाके देखते हैं कि तारिक भाई शायद कोई बस और भी आसानी पैदा कर दें। ये सिर्फ 2 स्लाइड्स रह गई। अच्छा, जी जी ये देखा ना कि जैसे लिखा नहीं ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल इट इज इलेक्टेड डेलीगेट्स फ्रॉम लोअर टियर,
यानी कि निचली सतह से हमेशा जिनके हर जगह जमहूरियत होगी, मुंतखब होकर आएगा। ऊपर से किसी चेयरमैन पार्टी ने या सदर ने, किसी ने ये नहीं कहना कि तुम मेरी जगह, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम जनरल असेंबली में या तुम मेरा सदर बन जाओ, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। तो ये एक फार्मूला है कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन जनरल असेंबली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पेड मेंबर्स नंबर। वो फिर आज जो जनरल असेंबली को डिसाइड कर लेते कि अब 25 मेंबर पर हमने एक मेंबर लेकर जाना है या 25 पर 2 लेकर, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। अहम चीज है कि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने, ये है सारा बस। ये और मजे की बात इसमें एसएमएस वोटिंग का कोई चक्कर नहीं, ये सारा पर्सनल अटेंडेंस से होगा। ये देखा यूसीज है, ये 3 यूसीज है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल की बॉडी पर। बस ये यानी कि आसान लफ्जों में अगर कर दिया जाए तो आपका मतलब है कि एक जो वर्कर है, जो मेंबर है, वो नीचे से ग्रास रूट लेवल से उठे, यानी कि यूनियन काउंसिल के लेवल से उठे, फिर जिला काउंसिल में जाए और जिला काउंसिल से तरक्की करता हुआ सूबाई असेंबली तक आए, फिर नेशनल असेंबली तक आए, सेनेट तक जाए, यानी कि एक तसलसल हो एक सियासत के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ जाना। बिल्कुल। अहम जो चीज है कि मतलब है कि आप ये देखें ना कि जब आप यूसी में आएंगे, जब मेंबर की जनरल असेंबली, वहां पर आपको सीखेंगे ना कि आपने तकरीर करनी है, आपने अपना प्रोग्राम बताना है। अब हमारा जो निजाम है पीटीआई का, अब मुझे बताए ना, मुझे या आपको कहाँ चांस मिल रहा है कि हम अपनी एलियत या सलाहियत या कैपेबिलिटी हम शो कर सकें? कहाँ मिलता है? हमारे पास मतलब प्लेटफॉर्म ही नहीं है। लोगों को कैसे पता चल जाएगा कि मेरे पास या आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, आप चीजों को समझते हैं? उन्होंने एक बॉडी बना दी है, वो बस जिसके पास पैसे हैं वो बन, इसलिए हम कहते हैं ना कि जनरल असेंबली में ले आओ, जितने मर्जी है फेक मेंबर बना ले, जितने मर्जी है बना ले फेक मेंबर, जीतेगा वही जो जेन्युइन जो है क्या कहते हैं मेंबर होगा आगे का। उसके लिए मेरे ख्याल से तारिक भाई एक अलहदा से हमें प्रोग्राम करना चाहिए, जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन का जो इंटर पार्टी इलेक्शन का जो निज़ाम है उसके ऊपर हम एक अलहदा से प्रोग्राम रखेंगे और इंशाल्लाह ताला आपसे सजेशंस लेंगे कि किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करूंगा तारक भाई, अगर हम इस आपके ये जो आपने अभी तक प्रेजेंटेशन दी है, इसको हम अगर वक्ती तौर पर सिर्फ और सिर्फ ओआईसी या पीटीआई के इंटरनल जो इंटर पार्टी सिस्टम है उसके ऊपर अप्लाई करें, बिलफर्ज आपने क्योंकि कंपैरेटिवली यूनियन काउंसिल्स का बताया, पार्लियामान का बताया, तो लोग जो हैं ये देखने वाले या सुनने वाले बाद में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ किसी भी सियासी पार्टी की इंटर पार्टी स्ट्रक्चर तक महदूद रखें, तो उसमें तो फिर यही समझूंगा ना कि जो भी मेंबर बनता है किसी भी पार्टी का, उस मेंबर के पास मेन हकूक हैं, वही आगे जाके किसी को सिलेक्ट करेगा, कैंडिडेट जो बनेंगे, जो उनके वोट लेके आगे आएंगे, और एक मुश्तरका तौर पर एक जनरल असेंबली जो है वो बन जाएगी वोटिंग के जरिए, और वो जनरल असेंबली जो है अपने अंदर में से फिर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएगी। सिंपल वर्ड्स में तो यही है। मतलब बेसिक थ्योरी, क्योंकि सबसे अक्सर हमारे लोग कहते हैं कि जी पेड मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होता। पेड मेंबरशिप का जो मेन मकसद होता है ना कि कम से कम जो बंदा पे करे वो थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास जिम्मेदारी पैदा हो, इसलिए उसमें ना मिनिमम जो है उसकी रखी जाती है फीस ना, ताकि आम बंदा भी पे कर लेना। अच्छा, वो फीस होती है या डोनेशन होती है, ये भी साथ में क्लियर करते जाइए। नहीं, वो मेंबरशिप डोनेशन नहीं होती। अच्छा, डोनेशन का और ये भी क्लियर करते चले कि ये जो हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये ओवरसीज फंडिंग भी यही होती है। नहीं, पाकिस्तान ये मतलब असल में ओवर फंडिंग मेरे ख्याल कह सकते हैं उसको ओवरसीज फंडिंग ना, लेकिन वो ज़ाहिर है वो थोड़े से, क्योंकि बैरून मुल्क में मसला है ना कि उसको किस तरीके से आपने ऑडिट करवाना है जो सारा कुछ, क्योंकि उसमें टैक्सेस का भी आ जाता है सारी चीजें ना। नहीं चले जी, अच्छी बात है आपने जो हमें आज ये बातें बताई हैं, उसमें तो आपने बहुत बड़ा एक कह लें कि उसका अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूं तो आपने एक ऐलान जंग कर दी है, क्योंकि हमारे जो ओआईसी के सेक्रेटरी अब्दुल्ला रियार साहब हैं उनके बकौल के ऊपर से नीचे को आता है, आपने हमें बताया कि नीचे से ऊपर को जाना है, तो ये आपका उनकी बात से खुला तजाद हो गया। मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। असल में अब्दुल्ला रियार साहब किसी का नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में एक थिंकिंग है ना, क्योंकि यही वो सोच है जो हमारा आम सियासी वर्कर, आम बंदा समझ नहीं पा रहा। यूरोप ने ये नुक्ता समझ लिया कि फैसला जो है या इज्तिमाई निज़ाम में
इंसानों ने मिलकर करना है, आपने ऊपर से इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि जब इम्पोज करेंगे तो वो डिक्टोरियल रोल होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में शख्सियात को बनाया जाता है, उनकी ब्रांडिंग की जाती है, नवाज शरीफ जी, जुल्फकार अली भुट्टो जी, इमरान खान साहब जी, यानी कि पार्टी होना तो ये चाहिए कि पार्टी को सामने रखना चाहिए कि तहरीक इंसाफ ने ये कहा, मुस्लिम लीग ने ये कहा। जैसे आप कभी भी नहीं सुनेंगे मतलब यूके में या यूएसए में या नॉर्वे में कि ये जी बाइडन की डेमोक्रेट है, आप कभी नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे डेमोक्रेट का बाइडन है। जी समझा रहे? मतलब कि इसी तरह कहेंगे कि रिपब्लिक का ट्रंप है, इसी तरह कहेंगे मिल बैंड जो है लेबर का है, जो जर्मी कोर्बिन, लेबर पार्टी ने ये कहा, लेबर पार्टी ने ये कहा, लेबर पार्टी ये अपना मंशूर दे रही है। वो ये नहीं कहती कि जॉन बॉर्सन ये कर रहा है, वो कहती लेबर पार्टी ये कर रही है। इसलिए अगर आप देखें मतलब बोरिस जॉनसन और पाकिस्तान के सियासतदान का अगर 1 to 1 मुकाबला करें तो बोरिस जॉनसन कुछ भी नहीं है इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी या बिलावल भुट्टो या मिसाल के तौर पर फवाद चौधरी के मुकाबले में। लेकिन अगर परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो बोरिस जॉनसन की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो कलेक्टिव निजाम को लेकर चल रहे होते हैं। यही वो एक मतलब डिलेमा, यही हम मतलब मैं ये नहीं कि हमको बड़े फिलासफर हम यही लोगों को समझाने की कोशिश, इन चीजों को समझ, हमें हमारी किसी जाती शख्सियत से कोई लड़ाई नहीं। हम कह रहे हैं कि चीजों को समझने की कोशिश करें कि इंसान सब बराबर है, उसकी राय सब बराबर, उसकी फैसला ये अक्सरियत ने करना, बस ये है। क्योंकि यहाँ पर तो आपने जहाज तो नहीं उड़ाना, यहाँ पर तो यही करना है ना कि भाई सियासत का मकसद क्या होता है? सियासत का मेन मकसद ये होता है ना कि जो लोगों के पैसे हैं वो लोगों पर आपने किस तरह खर्च करने, ठीक है, उनकी खिदमत, ये खिदमत। अगर मसला अगर वो आप उनको चांस ही नहीं देते कि वो उन्होंने फैसला करना है तो फिर क्या होगा? उसका क्या होगा? फिर मखसूस तबकात रहेंगे, मखसूस तबकात रहेंगे तो माशरे तरक्की नहीं करेंगे। तो वो आप देख रहे हैं कि वही लोग बार बार कर रहे हैं कि वही तबकात वही लोग फैसला साजी कर रहे हैं और मुल्क पीछे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। शख्सियात तो बड़ी कदावत पैदा हो रही है लेकिन निजाम नहीं दे रही जा रही। अगर यही आखिरी बात, अगर सिर्फ हम इस चीज को सिर्फ समझ लें कि जनरल असम्बली मेंबरान की जनरल असम्बली ने हर फैसला करना है, बस बात खत्म, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जी बहुत शुक्रिया तारिक भाई। मलिक साहब अगर आप कुछ कहना चाहें या कुछ पूछना चाहें। कहने और पूछने को तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अब ऐसा इंशाल्लाह आगे डिस्कशन चलती रहेगी इन मामलात के ऊपर। मैं तो फिर यही कहूँगा एंड के ऊपर कि आप समराइज कर दें कि अगर हम इसको अपनी पार्टी के ऊपर अप्लाई करें तो सिंपल से तो यही हुआ कि हमें यूरोप में कम से कम OIC के जितनी भी स्ट्रक्चर है उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम में लाना चाहिए, यानी स्कैड भी जो है मेंबर ही बनाएंगे और इलेक्शन कमीशन भी जो है वो मेंबर बनाएगा और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो मेंबर चूज करेगी। यहाँ तक करके OIC का जो सेक्रेटरी है वो भी हमारे यहाँ के जो मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स, वही वोटिंग के जरिए कैंडिडेट्स को मतलब इलेक्ट करेंगे। ऐसा ही है ना आपका कहने का मकसद बेसिकली। उसके बारे में तफसील से लास्ट टाइम भी तारिक भाई ने हमें बताया था कि वो किस तरह चैप्टर काउंसिल और यूरोप काउंसिल वगैरह बनेगी, जो फिर आगे से आगे जाएंगे और फिर वहां से ये सारे डिसीजन लिए जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह ताला बहुत सारे अभी सवालात हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हम वक्तन फवक्तन तारिक भाई को और दूसरे हमारे जो सीनियर रहनुमा हैं यूरोप में PTI के, उनसे उनके सजेशंस लेते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा आपके पेश होंगे और आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप भी हमें बता सकते हैं कि किस चीज पे हमें प्रोग्राम करना चाहिए। अगर आपकी हम कोई सजेशंस हो तो हमें फीडबैक में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।